Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat Medical Surgical Nursing. Today I am going to discuss about cardiovascular problem, that is cardiogenic shock. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start from its definition. Cardiogenic shock is the life-threatening condition in which heart suddenly can't pump enough blood to meet the body need. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मींस एमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो सडनली अपना जो पंप करना है उसका जो फंक्शन क्या होता है कि पंप करना वो बंद कर देता है। अगर पंप करना बंद कर देगा तो जो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बॉडी को टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो पेशेंट इसमें शॉक में जा सकता है। इट्स द डेफिनेशन ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि जिसके कारण जे कार्डियोजेनिक शॉक की किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट इज ओल्ड एज। अगर किसी की ओल्ड एज है, मीन्स इंक्रीजिंग एज के साथ भी क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, उसके साथ भी कार्डियोजेनिक शॉक की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेशेंट शॉक में जा सकता है। क्योंकि इंक्रीजिंग एज के साथ क्या होता है कि जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंट्रैक्टिलिटी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। इसके कारण क्या होगा कि उनको ज़्यादा चांस होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के। नेक्स्ट इज, अगर किसी की पहले से कोई हिस्ट्री है, हार्ट फेलियर पहले हुआ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है शॉक की। हार्ट अटैक की यहाँ प्रॉब्लम हुई हो, हार्ट में ब्लॉकेजिंग हो, फॉर एग्जांपल कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की प्रॉब्लम हो। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है कि जो आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ये है कॉर्नरी आर्टरी, ये क्या करती है, हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई देती है। अगर इसमें कोई अकैमुलेशन हो जाए, अकैमुलेशन क्यों होगी, ड्यू टू दी हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल, और इसके कारण क्या होगा कि इसमें प्ले की अकैमुलेशन हो जाएगी, तो उसके कारण कार्डियोजेनिक शॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। हैव डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को पहले से प्रीवियसली डायबिटिक मेलाइटिस की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके साथ में कार्डियोजेनिक की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जिस्टिंग कार्डियक डिसीज। अगर किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, पहले से कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगी या कोई भी अदर मायोकार्डाइटिस हो गया, कोई भी पहले से कोई डिसीज़ है कार्डियक रिलेटेड, तो उसके साथ क्या होगा कि जो हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। अगर प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो हार्ट की लेयर होती है, एंडोकार्डियल लेयर, उसकी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण भी कार्डियोजेनिक की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वीकेंड हार्ट। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, उसके जो नॉर्मली फंक्शन जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। इम्यूनिटी लो के साथ उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नॉर्मल फंक्शन हार्ट का डिस्टर्ब हो जाए तो उसके कारण भी कार्डियोजेनिक शॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज ड्रग ओवरडोज। अगर कोई पेशेंट जो ड्रग की ओवरडोज ले रहा है, मीन्स ड्रग एडिक्टेड है, उसके कारण भी क्या होगा कि जो हार्ट है सडनली पंप करना बंद कर सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक की प्रॉब्लम हुई है तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके सिम्टम्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को शॉक की प्रॉब्लम हुई है, मीन्स अचानक से क्या हो गया, सडनली हार्ट पंप करना बंद कर गया है, तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं पेशेंट में। फर्स्ट इज क्लैमी स्किन। उसकी जो स्किन है वो चिपचिपी हो सकती है। डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है। टैकीकार्डिया हो सकता है, मीन्स जो कार्डियक रेट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। रैपिड रेस्पिरेशन, उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कितनी होती है अडल्ट में, 16 to 24 पर मिनट, बट इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, ये 24 से अबव हो जाएगी, मीन्स 35-40 तक चली जाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, रैपिड रेस्पिरेशन। ऑलिगोयूरिया होगा, मीन्स यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी।
साइनोसिस हो जाएगा। व्हाट इज साइनोसिस? साइनोसिस होती है ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन मीन्स उसकी जो नॉर्मल स्किन होती है, स्किन का नॉर्मल कलर क्या होता है कि ब्राउनिश होती है, लाइट ब्राउनिश होती है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो रेडिश हो सकती है, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनी, ब्लैक मीन्स कलर जो होता है चेंज हो जाएगा इस कंडीशन में। मेंटल कंफ्यूजन होगी, पेशेंट प्रॉपरली अपने जो रिलेटिव्स हैं प्लेस को जज नहीं कर पाएगा, प्लेस वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पर्सन, प्लेस और टाइम को बारे में थोड़े टाइम के लिए वो कंफ्यूज हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इसमें आ सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में। अदर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? रैपिड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज कर सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स हो सकती है सडनली उसका हार्ट बीट करना बंद कर सकता है, हार्ट बीट जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगी। टैकीकार्डिया हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट अलर्ट नहीं रहेगा अपने टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में। उसकी जो पल्स है वो वीक हो जाएगी, प्रॉपरली हम उसको फील नहीं कर सकते, वो काफ़ी वीक हो जाएगी, टर्बिड हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मीन्स हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा पेशेंट को, पेल स्किन हो सकती है उसकी। कोल्ड क्लैमी स्किन, उसकी जो हैंड और फीट होते हैं वो कोल्ड हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। और पेशेंट का यूरिन आउटपुट है वो लेस हो जाएगा नॉर्मल से, मीन्स ऑलीयूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। Then I am going to discuss about diagnostic evaluation. First one is फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, हॉस्पिटलाइज्ड होगा, तो सबसे पहले हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो, ताकि हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको प्रॉपरली फाइंड आउट कर सके कि पेशेंट का पॉजिटिव फैक्टर क्या है। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री में आ सकता है जैसे पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की, पहले कौन सी हिस्ट्री थी, पेशेंट को कोई कार्डियोजेनिक प्रॉब्लम तो नहीं थी, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं रहता था, उसका कॉरोनरी आर्टरी डिसीज की प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई रहता था। इस कंडीशन में हम पेशेंट का ये जो हिस्ट्री है कलेक्ट करेंगे। उसकी सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की कोई पहले से प्रीवियसली शंटिंग तो नहीं हुई, बैलून जैसे कि बैलून की सर्जरी वगैरह करते हैं, बैलून इंसर्ट करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कोई भी किसी टाइप की कोई सर्जरी तो नहीं, इन्वेजिव प्रोसीजर तो नहीं है हार्ट रिलेटेड, वो हम प्रॉपरली फाइंड आउट करेंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पेशेंट के प्रॉपरली। चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हार्ट का साइज तो नहीं इंक्रीज हुआ, हम ये पूरी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इको करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में हम जो रिदम होती है PQRST की, उसको हम प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो रिदम है वो उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही। PQRST कई बार क्या होता है कि ST एलिवेशन हो सकती है, उसमें हम प्रॉपरली ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इको, पेशेंट की प्रॉपरली हम इको करवाएंगे। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं कि फीमोरल के थ्रू क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। डाई भी इंसर्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। डाई क्या करती है कि जहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो वहाँ पर वो हमें कंप्यूटर में शो हो सकती है, हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट की जो कॉर्नरी आर्टरी में की तो नहीं प्रॉब्लम हुई, कोई एक्यूमुलेशन तो नहीं हुई प्लेक की, फैट की, कोई कोलेस्ट्रॉल हाई के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेशेंट को हुई। कैथेटराइजेशन के साथ ये भी हो सकता है कि हम जब बैलून इंसर्ट करेंगे तो वो जहाँ पर ब्लॉकेज हुई है वो फ्लश हो सकती है, मीन्स बॉडी से बाहर आ सकती है, एलिमिनेट हो सकती है इस कंडीशन में। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट में हम सबसे पहले पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स देंगे, ताकि वेसल जो कंस्ट्रिक्ट की है वो डायलेट हो जाए। दीज ड्रग्स एक्ट एज ब्लड वेसल डायलेट। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं कंस्ट्रिक्ट होती हैं वो डायलेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, इसमें नाइट्रेट ड्रग्स देते हैं। सेकेंड इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करती है कि जो हार्ट पर वर्क का लोड है वो उसको डिक्रीज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉल, जिसकी कितनी अमाउंट देते हैं 20 से 40 mg पर डे।
थर्ड इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। दे इम्प्रूव कॉर्नरी ब्लड फ्लो। जो कॉर्नरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुई है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ताकि उसका प्रॉपरली फ्लो हो जाए, फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नफेडिपाइन एंड विराप्लिन, इसमें हम पेशेंट को ये दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो देंगे, ये क्या करते हैं कि जो कॉर्नरी आर्टरी में अगर कोई अकैमुलेशन हुई है, क्लॉट की अकैमुलेशन हुई है, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए हम पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। फिफ्थ वन इज एंटीप्लेटलेट मेडिसिन। पेशेंट को एंटीप्लेटलेट मेडिसिन देंगे ताकि जो न्यू क्लॉट फॉर्मेशन होगी वो प्रिवेंट हो जाए। नेक्स्ट इज मेडिकल प्रोसीजर। कौन कौन से मेडिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं कि ताकि पेशेंट को जो शॉक की कंडीशन हुई है, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, उसको इम्प्रूव कर सके। फर्स्ट वन इज एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग, इसमें कर सकते हैं। बैलून पंप इंसर्ट करके भी हम कॉर्नरी आर्टरी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर क्या है कि जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं और कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है कि इसको ब्लड सप्लाई करती है। अगर कॉर्नरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो हम उसका जो वे है, मतलब एक दूसरा रास्ता बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं बाईपास। दिस इज कॉल्ड दी बाईपास। और जो बॉडी से ही कोई आर्टरी लेके हम यहाँ पर एनास्टमोज कर देते हैं ताकि दूसरा रास्ता बना दे, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज हुई है। और हम जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो वहाँ यहाँ पर एनास्टमोज कर सकते हैं ताकि पेशेंट को प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई मिल सके। पेशेंट की जो मायोकार्डियल लेयर्स होती हैं, मसल्स होते हैं, उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिल सके। ये कंडीशन करते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में। हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। टोटली हार्ट को निकाल कर दूसरा हार्ट जो है वो डोनेट कर सकते हैं हम पेशेंट को। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि जो ब्लॉकेज है वो रिड्यूस किया जा सके उसको। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about cardiogenic shock, its definition, causative factor, risk factor, sign and symptom, diagnostic evaluation and its management. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.